2016 में एक आदमी ने अपनी कंपनी का 1.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया जानबूझकर। और हाँ, हर एनालिस्ट, हर इन्वेस्टर, हर कॉम्पिटिटर बोला ये पागलपन है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तीनों टेलीकॉम जायंट्स एक ही रात में हिल गए। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी, ये गैम्बल कभी गैम्बल था ही नहीं। ये 10 साल पुरानी चाल थी जिसका पहला स्टेप 2002 में बिछा दिया गया था। जी हाँ, वेलकम टू ब्रांड डिकोडेड, जहाँ सिर्फ कंपनी की सक्सेस या फेलियर स्टोरीज को ही नहीं, पोटेंशियल मनी को भी डिकोड किया जाता है। और जब लोगों को लगा रिलायंस पैसे जला रहा है, तब मुकेश अंबानी एक्चुअली इंडिया का फ्यूचर खरीद रहे थे। आज अगर तुम्हारे फोन में अनलिमिटेड डेटा है तो शायद तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 2015 तक इंडिया का इंटरनेट कैसा था। 1 GB डेटा पैक 250 रुपीज, कभी 300, और वो भी एक महीने के लिए नहीं, कभी कुछ दिन में ही खत्म। यूट्यूब पे 720 वीडियो देखना लग्जरी था। लोग व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड करने से पहले 2 बार सोचते थे। फेसबुक स्क्रॉल करना मतलब डेटा उड़ाना। और नेटफ्लिक्स, उसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। टेलीकॉम मार्केट पर सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स राज कर रहे थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। और ये कंपनी सालों से सिर्फ एक कंफर्टेबल गेम खेल रही थी। कंपटीशन था लेकिन प्राइस वॉर नहीं। कस्टमर के पास ऑप्शंस कम थे, नेटवर्क भी परफेक्ट नहीं था, और 4G सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही दिखता था। रियलिटी में इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे था। उस वक्त एक्सपर्ट्स का मानना ये था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ टावर्स खड़े करना ही काफ़ी नहीं होता। स्पेक्ट्रम चाहिए, लाइसेंस चाहिए, फाइबर नेटवर्क चाहिए, बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि वो अपना एग्जिस्टिंग नंबर छोड़कर तुम्हारे पास आएं। कोई स्टार्टअप गेम नहीं था, ये जायंट्स का बैटलफील्ड था। और इसी बैटलफील्ड में एक कंपनी क्वाइटली एंटर बिना किसी अनाउंसमेंट के। और जब दुनिया देख रही थी कि रिलायंस ऑयल और पेट्रोकेमिकल में पैसा कमा रहा है, मुकेश अंबानी कहीं और ही गेम खेल रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, जियो का लॉन्च 2016 में हुआ। मुकेश अंबानी ने ये डिसीजन 2016 में नहीं लिया था, तो फिर कब लिया था? उसका जवाब है 2002 में। 2002 धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उनके जाने के बाद रिलायंस एम्पायर के अंदर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। कुछ सालों बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बिजनेस डिवीजन होता है। ऑयल और पेट्रोकेमिकल मुकेश के पास, टेलीकॉम अनिल अंबानी के पास। उस वक्त बहुत लोगों को लगा कि मुकेश अंबानी ने बेटर बिजनेस चूज किया है और टेलीकॉम चैप्टर खत्म। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मुकेश अंबानी टेलीकॉम से बाहर जरूर गए थे, लेकिन टेलीकॉम को भूले कभी नहीं थे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया का फ्यूचर ऑयल में नहीं, डेटा में था। और मुकेश अंबानी भी ये बात बाकी सबसे पहले समझ चुके थे। 2000s के एंड तक रिलायंस क्वाइटली अपॉर्चुनिटी देख रहा था। 2010 में एक छोटी सी कंपनी के थ्रू रिलायंस की ब्रॉडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम अक्वायर किया। बाहर से देखने पर एक नॉर्मल एक्विजिशन लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी चेस मूव खेली जा रही थी। इसके बाद रिलायंस ने पूरे इंडिया में हजारों किलोमीटर्स की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया। रोड्स के नीचे, सिटीज के बीच में, स्टेट्स को कनेक्ट करते हुए। ना कोई फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट, ना कोई मीडिया हाइप, सिर्फ एक साइलेंट एग्जीक्यूशन जो सालों तक चलता रहा। और इसी एग्जीक्यूशन पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते गए। उस वक्त लोग पूछते, रिलायंस इतना पैसा लगा किस चीज में रहा है? लेकिन सरप्राइज अभी बाकी था, क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले रिलायंस जितना पैसा लगा चुका था, उस नंबर ने पूरे स्टॉक मार्केट को शॉक में कर देना था। 2016 से पहले रिलायंस ने एक भी कस्टमर सर्व नहीं किया था, एक भी रिचार्ज सेल नहीं किया था, एक भी फोन कॉल्स नहीं करवाए थे। लेकिन फिर कंपनी ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी थी। इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इतना बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट शायद ही किसी प्राइवेट कंपनी ने किया हो। एनालिस्ट के एक ही सवाल था, अगर बिजनेस शुरू होने से पहले ही इतना पैसा डूब गया तो रिकवर कैसे होगा? और फिर 5 सितंबर 2016 मुकेश अंबानी स्टेज पर आए और सिर्फ कुछ मिनट में पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का रूल बदल गया। जियो ने लॉन्च के अनाउंसमेंट के साथ ही वॉइस कॉल्स फ्री। लोगों ने सोचा ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफर होगा, फिर दूसरे अनाउंसमेंट्स आएंगे, डेटा ऑलमोस्ट फ्री। फिर बोला गया वेलकम ऑफर, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड डेटा, महीनों तक फ्री। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सवाल था, रिलायंस पैसा कमा कैसे रहा है? लेकिन असली शॉक टेलीकॉम कंपनी को लग रहा था। एयरटेल ने सालों तक नेटवर्क बनाया था, वोडाफोन ने लाखों कस्टमर्स पर कंट्रोल किया था, आइडिया की रूरल मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, और एक नई कंपनी सब कुछ फ्री दे रही है। ये सिर्फ
प्राइसिंग वॉर नहीं थी, ये बिजनेस मॉडल पर अटैक करना था। पहले कॉम्पिटिटर्स हंस रहे थे, उन्हें लगा फ्री सर्विस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, लेकिन हर दिन लाखों नए यूजर्स जियो को ज्वाइन कर रहे थे। सिम कार्ड्स के लिए स्टोर के बाहर लंबी लाइन लगने लगी, कई जगह लोग घंटों तक वेट कर रहे थे। किसी टेलीकॉम लॉन्च के लिए इंडिया ने पहली बार ऐसा क्रेज देखा था। सिर्फ कुछ महीनों में करोड़ ऑफ सब्सक्राइबर्स और एक साल के अंदर जियो ने दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम बना लिया था। अब कॉम्पिटिटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एयरटेल को डेटा प्राइस गिराने पड़े, वोडाफोन को प्लान्स गिराने पड़े, वोडाफोन को प्लान्स बदलने पड़े, आइडिया को भी रेट्स कट ऑफ करने पड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पूरे बिजनेस एक्सपेंसिव टैरिफ पर बने थे। हर प्राइस कट उनके प्रॉफिट को खा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तेजी से गिरने लगे, प्रॉफिट स्क्वीज होने लगे, डेप्ट बढ़ता गया और फिर वो हुआ जो शायद कुछ साल पहले इम्पॉसिबल लगता था। वोडाफोन और आइडिया मर्ज होने पर मजबूर हो गए। दो कॉम्पिटिटर्स एक बन गए सिर्फ सरवाइव करने के लिए। जियो ने सिर्फ मार्केट शेयर नहीं लिया, उसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स ही रीराइट कर दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी रिजॉल्व नहीं हुई थी। अगर रिलायंस इतना पैसा खर्च कर रहा था, अगर टैरिफ्स इतने सस्ते थे, अगर कॉम्पिटिटर्स लॉसेस में जा रहे थे, तो एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर जियो इतना लॉस कर रहा है तो मुकेश अंबानी को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से था कि कंपनी डूबेगी नहीं? या क्या उनके पास असली बिजनेस कभी टेलीकॉम का था ही नहीं? यही वो पॉइंट था जहाँ ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री गलती कर रही थी। सब लोग जियो को एक टेलीकॉम कंपनी समझ रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी कभी टेलीकॉम बिजनेस बना ही नहीं रहे थे। वो बना रहे थे इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके लिए सिम कार्ड प्रोडक्ट नहीं, वो सिर्फ एक एंट्री टिकट था। असली प्रोडक्ट डेटा, और डेटा का मतलब इंटरनेट नहीं, डेटा का मतलब कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर हैबिट्स, कस्टमर इकोसिस्टम। सोचो अगर इंडिया के करोड़ लोग रोज तुम्हारा नेटवर्क यूज करते हैं तो कल उन्हें जियो फाइबर बेचना कितना आसान होगा। और वही लोग जियो सिनेमा देखते हैं तो उनको एंटरटेनमेंट भी तुम्हारे ही इकोसिस्टम में अगर आ जाए, तो कल ग्रोसरी ऑर्डर करना तो एंटरटेनमेंट भी तुम्हारे इकोसिस्टम में आ गया। कल ग्रोसरी ऑर्डर करनी हो तो जियो मार्ट, बिजनेस चलाना हो तो जियो बिजनेस, क्लाउड सर्विस, डिजिटल पेमेंट्स, स्मार्ट सर्विसेज, सब कुछ एक ही एक इकोसिस्टम में। मुकेश अंबानी को पता था कि फ्यूचर में पैसा सिर्फ कॉल्स SMS से नहीं बनेगा, पैसा बनेगा उस डिजिटल दुनिया से जहां हर इंडियन ऑनलाइन होगा, और उस ऑनलाइन दुनिया का हाईवे जियो नेटवर्क होगा। इसलिए उन्होंने पहले हाईवे बनाया, बाद में उस हाईवे पर बिजनेसेस खड़े किए। और फिर आया 2020, जहां दुनिया पैंडेमिक से लड़ रही थी। एक और सरप्राइज आया, फेसबुक। जियो कंपनी को आज हम मेटा के नाम से जानते हैं। उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद सिल्वर लेक, KKR, विस्टा, जनरल अटलांटिक और दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स। कुछ ही महीनों में रिलायंस ने लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज किए। जो पैसा लोगों को डूबा हुआ लग रहा था, उसी डिजिटल इकोनॉमिक की वैल्यूएशन पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइन में लेके खड़े हुए थे। और तब जाकर दुनिया को समझ आया मुकेश अंबानी सिम कार्ड नहीं बेच रहे थे, वो इंडिया का डिजिटल फ्यूचर बिल्ड कर रहे थे। लेकिन अगर ये सब इतना ऑब्वियस था तो 2016 में मुकेश अंबानी को ये फ्यूचर क्यों दिख रहा था? और इसका जवाब शायद उनके बिजनेस फिलॉसफी में छुपा था। तो फिर असली सवाल ये नहीं कि जियो ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। असली सवाल ये है कि क्या कभी मुकेश अंबानी ने कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए का गैम्बल खेला भी था, या उन्होंने सिर्फ वही किया जो उनके पिता धीरू भाई अंबानी उन्हें सालों पहले सिखा चुके थे? अगर तुम्हें फ्यूचर क्लियरली दिख रहा है तो प्रेजेंट का लॉस नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। और शायद यही सोच रिलायंस को बाकी सबसे अलग बनाती है। 2016 में जियो लॉन्च हुआ, लोगों ने सिर्फ फ्री डेटा देखा, कॉम्पिटिटर्स ने सिर्फ चीप प्राइसिंग देखी, इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए देखे। लेकिन मुकेश अंबानी कुछ और ही देख रहे थे। वो देख रहे थे एक ऐसा इंडिया जहाँ हर घर में इंटरनेट कनेक्टेड होगा, जहाँ किराना स्टोर्स ऑनलाइन होंगी, जहाँ एंटरटेनमेंट टीवी से मोबाइल पर शिफ्ट हो रहा होगा, जहाँ एजुकेशन, हेल्थ केयर, शॉपिंग, बैंकिंग सब कुछ डिजिटल हो रहा होगा। और अगर उस डिजिटल इंडिया की बैकबोन रिलायंस के पास होगी तो फ्यूचर की हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं रिलायंस से कनेक्टेड होगी। इसीलिए जियो की कहानी कभी टेलीकॉम की कहानी थी ही नहीं, ये एक इकोसिस्टम की कहानी थी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पर यूजर्स लाए गए, फिर ट्रस्ट बनाया गया और उसके बाद उसी ऑडियंस के ऊपर बिजनेसेस खड़े किए गए। इसीलिए जो 1.5 लाख करोड़ उस वक्त लॉस लग रहा था, वो एक्चुअली इंडिया के डिजिटल फ्यूचर में किया गया इन्वेस्टमेंट था। और शायद इसी वजह से जब कॉम्पिटिटर्स सिर्फ अपने टेलीकॉम बिजनेसेस बचा रहे थे, रिलायंस अगला बिजनेस
खड़ा कर रहा था। ये डिफरेंस होता है मार्केट लीडर्स में और मार्केट क्रिएटर्स में। बिजनेस में सबसे बड़े प्रॉफिट करंट मार्केट को देखकर नहीं बनते, वो फ्यूचर को पहले देखकर बनते हैं। और जियो की कहानी हमें एक लेसन सिखाती है, जब बाकी लोग आज का हिसाब लगा रहे होते हैं तब विजनरीज अगले 10 साल का गेम लिख रहे होते हैं। और शायद यही है असली बिजनेस का राज। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो ब्रांड डिकोडेड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग नई स्टोरी के साथ होंगे। सब्सक्राइब टू ब्रांड डिकोडेड।